I gave you my heart. प्यारे विद्यार्थियों, सुभाशीष मैं शमशेर सिंह आज कक्षा 10 के इस पाठ के साथ फिर उपस्थित। आज हम साना साना हाथ जोड़ी पाठ का चौथा भाग पढ़ रहे हैं। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था अब हम हर मोड़, घर, हेयर पिन, बेंट लेंगे और तेज़ी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेंट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे। हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या स्कूली बस नहीं? मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। मैडम, ये मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना बर्फीला नहीं मिलेगा। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है। दूर के बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माँओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं। जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर होते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी सकरे होते जा रहे थे। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है कि जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। इस रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियों भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। सामने ही लिखा था, धीरे चलाइए, घर में बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी थी, वी केयर मैन इंटर अराउंड। पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाली याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक। पहाड़ों पर गिरती बर्फ़ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियाँ बोकू पहने, ये एक सिक्किम परिधान है, चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूर्य की स्वर्णिम और सात्विक आभा से कुछ इस कदर इंद्रधुष्टि छटा बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्ध सी मैं चीख पड़ी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था। युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के बीच तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहाँ निश्चिंत सो रही थी। तो लेखिका कह रही है, इस प्रकार हमें ऊपर पहुंचने से पहले, यूथांग पहुंचने से पहले लायुंग के अंदर पड़ाव लेना था। और लायुंग एक छोटी सी बस्ती थी जहां वो ऐसे लग रही थी जैसे बड़े ही शांत और निश्चिंत होकर वो सो रही है। उसी लायुंग में हम ठहरे थे, तीस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में। मुँह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थर पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कल कल बहती तीस्ता में मिल रहा था। मंदिम मंदिम हवा बह रही थी। पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घटाएं, घंटियों की घुंघरुओं की झुनझुनाहट सी आंखें अनायास भर आई।
ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे मेरे भीतर उगने लगा। वही सुख, शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे, पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय, ताल और गति में हैं। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं, दर्शन बन गया था। तो इस प्रकार आगे चलते हैं। अंधेरा होने से पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते पानी को अपनी अंजलि भरा तो भी अतीत भीतर धड़कने लगा। संकल्प करूं, मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमज़ोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलहल, सारी तामसिकताएं बह जाएं इसी बहती धारा में। रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने को तेज धुन पर जब अपने संगीत साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते ही देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मौक व रात महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे देखते रह गए। कितना आनंद भरा था उनके भीतर। कहाँ से आता है इतना आनंद? लायों की सुबह बेहद शांत और सुरम्य, तीस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कल कल कर बहती हुई। अधिकतर लोगों को की आजीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहीं मुझे बर्फ़ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ़ का एक कतरा भी नहीं था। यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ़ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ़ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, पर यदि मैं कटाव चली जाऊं तो मुझे वहीं सर्दियाँ बर्फ़ मिल जाएगी। कटाव यानी भारत का स्विट्ज़रलैंड। कटाव जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था और आप अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाव जो लायोंग से 500 मीटर की ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफ़र था। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था कि उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकतापूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुड़ुप कर लिया था। मीठी झिड़कियाँ देकर उसने गाय को भगा दिया था। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफ़र कटाव की ओर। कटाव का रास्ता और ख़तरनाक था। उस पर धुंध और बारिश। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने ये साना साना हाथ जोड़ी का चौथा भाग पूर्ण किया। 5वां भाग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।